जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप और कैसी जा रही है जनाब आपकी तैयारी? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी जा रही होगी। भाई एमपीटी आपने दिया है और मुझे पूरा यकीन है कि इस वक्त आप एमपीटी में पास हो गए होंगे, ठीक है? तो अगर आप पास हो गए हैं तो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर रिटन एग्जाम। अच्छा, रिटन एग्जाम में जो है ना सिर्फ 3 माह रह गए, ठीक है? एक और बात यहाँ पे मैं करना चाहूँगा, अगर आपके एमपीटी में 70 आए, अगर आपके एमपीटी में 90 आए, 120 आए, अगर आपके 150 भी आए हैं भाई, तो एक बात याद रखो कि 150 वाला भी और 67 वाला भी जो है ना वो एक ही लाइन में खड़े हैं, ठीक है? तो इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है। आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं तो आपने भाई गरूर नहीं करना, आपने अंदर ये बात नहीं लेके आनी कि मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आ गए तो हो सकता है मैं रिटर्न में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लूँ। आपको एक बात यहाँ पे बता दूँ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। मैं आपको बताऊँ कि उन लोगों का लास्ट ईयर जब मैंने एमपीटी दिया था तो जिनके 175 आए थे, एंड कांट यू बिलीव यार कि उन लोगों ने इवन एग्जाम में वो लोग एग्जाम में अपीयर भी नहीं हुए। क्यों? बिकॉज ऑफ द एग्जाम फोबिया। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसके साथ आपको फाइट करनी है, ठीक है? आपने बहुत ज़्यादा प्राउड ही नहीं हो जाना कि मुझे तो बहुत आता है, मैंने एमपीटी में बहुत आगे। नहीं, ऐसा नहीं है। एमपीटी में बहुत ज़्यादा तुक्का भी लगता है। अगर आपके एमपीटी में बहुत कम मार्क्स हैं, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपके रिटर्न में कम मार्क्स आएंगे। मैं आपको सही बता रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिन लोगों के 90 भी आए थे ना, जिन लोगों के 70 भी आए थे, मैंने उन लोगों को भी देखा कि वो लोग जो है ना वो बहुत अच्छे मार्क्स लेके रिटर्न में जो है ना वो पास हुए हैं, या फिर अगर रह भी गए हैं तो इंग्लिश में रह गए हैं, ठीक है? तो ये बात आपने याद रखें। आपने डीमोटिवेट नहीं करना अपने आप को, आप बस नॉर्मल रहे। और आप एक एक बात जो है ना मेरी आपने याद रखनी है, तमाम पेपर्स के अंदर आपने जब भी पेपर दे के आना ना, चाहे आपका अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, चाहे आपका बिल्कुल नॉर्मल हो, आपने हमेशा कहना यार बस ठीक है, हो गया। आपने पेपर से निकलने के बाद, एग्जामिनेशन हॉल से निकलने के बाद कभी भी एग्जाम को डिस्कस नहीं करना। ये रूल नंबर 1 याद रखना, नेवर डिस्कस पेपर आफ्टर द एग्जाम, ठीक है? तो जनाब आपको पता है कि पास्ट पेपर्स की एक सीरीज चल रही है जिसमें आउटलाइंस और इंट्रोडक्शन जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मेरी वीडियो को बड़े अच्छे से सुन रहे होंगे, लिख रहे होंगे और समझ रहे होंगे, और जो है ना उसको इंप्लीमेंट भी कर रहे होंगे, उसको बहुत अच्छा भी बना रहे होंगे, ठीक है? आप लोग मेरे साथ जो है वो इंस्टा पे अपने क्वेश्चन शेयर करते हैं, यकीन जाने मुझे खुशी तो होती है, लेकिन साथ साथ ये भी दुख होता है कि यार आप लोगों की मेहनत कम है, ठीक है? पेपर प्रेजेंटेशन काफ़ी जो है ना उसमें मिस्टेक्स हैं, और इंग्लिश में बहुत सारी मिस्टेक्स मुझे नजर आती हैं, बड़ी कॉमन मिस्टेक नजर आती हैं, स्पेशली एस और ई एस रिलेटेड। तो इन चीज़ों पे जो है ना आप गौर करें, ठीक है? अपनी इंग्लिश पे ज़्यादा टाइम लगे, और स्पेशली वो लोग जो 2025 में एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए सबसे बेहतरीन बात यह है कि वो इस वक्त अपनी वर्ल्ड हिस्ट्री को और अपने इंग्लिश को और वर्ल्ड मैप को, इन 3 चीज़ों पे काम करें। और मुझे पूरा उम्मीद है कि जब 6 माह बाद वो निकलेंगे ना, 6 माह बाद इन तीनों चीज़ों पे तैयारी करने के बाद वो निकलेंगे तो वो बहुत सी चीज़ें ऑलरेडी सीख चुके होंगे, ठीक है? तो अपनी इंग्लिश पे काम करें, पेपर प्रेजेंटेशन पे काम करें, नॉलेज तो आप सीख ही रहे हैं, ठीक है? नॉलेज तो आप ले ही रहे हैं। तो बहरहाल जी, आज की जो वीडियो है ना वो अल्लामा इकबाल से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको एक बात मैं बता दूँ, बड़ी अहम आपको बात बताने लगा। आपको जो बहरहाल जो मेरे पीछे नजर आ रहा है, ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ऐसे नहीं शेयर करने वाला मैं, ना जी ना। बहरहाल जी, मैं आपको एक बड़ी अहम बात यहाँ बता रहा हूँ कि अल्लामा इकबाल और कार्ल मार्क्स को अगर आप सीएसएस से निकाल दें तो यकीन जाने कि आपका सीएसएस इनकम्प्लीट है। अल्लामा इकबाल के सिर्फ 3 क्वेश्चन जो है ना वो रिपीट होते हैं हर जगह पे, और वो कौन कौन से? एक खुद ही से रिलेटेड है, दूसरा है इज्तिहाद से रिलेटेड, और तीसरा है उनकी जो पॉलिटिकल मूवमेंट रही है, पॉलिटिकल स्ट्रगल रही है पाकिस्तान को बनाने में, ठीक है? अब ये अल्लामा इकबाल जो है ना अगर आप तैयार कर लेते हैं, इसका आपको फायदा कहाँ पे होता है? देखें, अल्लामा इकबाल अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका इस्लामियत, ठीक है, आपका पाकिस्तान अफेयर्स, अगर आपने पाकिस्तान हिस्ट्री रखी है उसके अंदर भी, और पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी, और इवन फिलोसफी के अंदर भी, यानी कि 5 सब्जेक्ट्स आपके ऐसे हैं जो कि अल्लामा इकबाल को तैयार करने से जनाब होते हैं। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, बार बार ये मैं रिपीट करता हूँ, आप इकबाल को लाजमी पढ़ें, क्योंकि ये आपको एक तो नॉलेज तो बहुत देगा, आपकी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म भी करेगा, असरअंदाज भी होगा आपके ऊपर डेफिनेटली इकबाल। और दूसरा ये कि आपको पेपर में जो है ना बहुत हेल्प करेगा। आप इकबाल के सिर्फ 3 क्वेश्चन है यार, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3, ठीक है? तो आज पे जिसको टॉपिक है ना मेरा, वो है इज्तिहाद के ऊपर। अल्लामा इकबाल की जो किताब है वो है द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, और उसके अंदर से जो 6 चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन आता होता है, या वो डायरेक्ट पूछता है कि भाई मुझे इज्तिहाद के बारे में बताओ, या वो पूछता है द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ इस्लाम, ये क्वेश्चन बोलता है, ठीक है? तो आप ये याद रखें, जो अल्लामा इकबाल की किताब है द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पूरी किताब उठा के पढ़ें, आपको समझ भी नहीं आएगी, मुझे भी नहीं आई थी। तो बहरहाल वो ये है कि अल्लामा इकबाल ने डिफरेंट जगहों पे ना लेक्चर्स दिए थे, उन लेक्चर्स को कंबाइन करके, कंपाइल करके जो एक बुक बनाई गई ना, उसको हम बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, जिसके अंदर इकबाल ने 6 चैप्टर के अंदर इज्तिहाद के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया है, ठीक है? अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर और देखते हैं इसकी आउटलाइन क्या है, आपने इस क्वेश्चन को कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ से एंड करना है, और क्वेश्चन को लेके कैसे चलना है, ठीक है जी? तो जनाब इस क्वेश्चन में आपने सूरह अनकबूत की आयत नंबर 69 से स्टार्ट करें, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दोज हु स्ट्रगल इन आवर कॉज वी विल सर्टेनली शो देम आवर पाथ, ठीक है? आपने अनकबूत, सूरह अनकबूत की आयत से स्टार्ट किया, उसके बाद आपने इज्तिहाद की डेफिनेशन देनी है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इज्तिहाद, ठीक है? उसमें आपने बताना है इट इज द नेम ऑफ द एफर्ट टू डिस्कवर शरिया अबाउट अ न्यू सिचुएशन इन द लाइट ऑफ कुरान एंड सुन्नाह। आपने सूरह अनकबूत की आयत नंबर बता दी,
उसका आपने हवाला दे दिया, उसके बाद आपने जो है वो डेफिनेशन बता दी। अब आपने आना है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आप अगर पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है तो आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत मामूली से लिखना है, लेकिन लिखना है। लेकिन अगर पाकिस्तान अफेयर्स का तो आपने जो मैं आपको दिखाऊंगा आपने वही हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है ना वो लिखना है। और यही क्वेश्चन अगर फिलॉसफी के अंदर भी आया था तब भी आपने जो ना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो देना जरूर है, लेकिन मामूली सा देना है, ठीक है। आपने डायरेक्ट बात करनी है, क्वेश्चन की तरफ आता है। तो जनाब ये सूत्र अनकबूत की आयत है, यहाँ से आपने स्टार्ट कर ली, उसके बाद आपने दे दी यहाँ पे डेफिनेशन आपने दे दी है। अब आपने आने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर, उसमें आपने बताना कि इज्तिहाद जो था ना वो एक्सरसाइज की जाता था हजरत अबू बकर के दौर में भी, हजरत उमर के दौर में भी, हजरत अली के दौर में भी। लेकिन आपने यहाँ पे बताना है कि जब आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई तो उसके 300 साल बाद जो है ना वो इज्तिहाद हमें कहीं कहीं पर जो है ना वो खत्म होता नजर आता है। इकबाल लिखते हैं कि इज्तिहाद एंड इट्स स्टोर बिकेम क्लोज्ड। Thus, after the 3rd century Hijra, Ijtihad completely disappeared as a practical intellectual force in Islam. According to Iqbal, it was the greatest intellectual disaster in the development of Islamic thought. ठीक है, अपनी किताब में जो है इकबाल फरमाते हैं कि इकबाल says no law or institution can be truly Islamic unless it assimilate उसमें assimilate the spirit of the dynamic outlines of the Quran. Islamic civilization according to him has lost his dynamic elements. ठीक है, आपको मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, therefore इकबाल try to revive इज्तिहाद and to bring back this dynamic element of Islamic civilization. ये आपने दे दिया बैकग्राउंड। लेकिन अगर तो उसने क्वेश्चन पूछा है द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ इस्लाम, तो आपने हेडिंग यही दे देनी है। लेकिन अगर उसने पूछा है डायरेक्ट इज्तिहाद के बारे में, भाई मुझे बताएं इकबाल की फिलॉसफी कहती है, तो आपने इकबाल के जो है ना वो इज्तिहाद लिख देना है और आगे जो है ना उसकी ये हेडिंग दे के आगे आपने आगाज करना। तो जनाब इकबाल इसके 3 रीजन देते हैं कि इज्तिहाद स्टॉप क्यों हुआ। आपने सबसे पहले ये बताना है कि वाई इज्तिहाद स्टॉप। ठीक है, इकबाल ने 3 रीजन इसके। सबसे पहले जो है ना वो है कि मुतज़ल्लिब मूवमेंट ऑफ रैशनलिस्ट मूवमेंट ऑफ मुतज़ल्लिल। ठीक है, रैशनलिस्ट मूवमेंट से क्या मुराद है कि उन्होंने रैशनलिज्म को जो है ना वो प्रमोट करना स्टार्ट किया, लॉजिक को जब लेके आए ना, मंतिक। देखिए आप मेरी गौर से सुने, जहां पे लॉजिक आ जाएगी ना वहां पे कोई रिलीजन नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि लॉजिक किसी रिलीजन को तो नहीं मानती, किसी गॉड को तो लॉजिक नहीं मानती, ये तो इमोशंस पे बेस होता है रिलीजन। ठीक है, लेकिन बात ये मैं करना चाह रहा हूँ आपसे, हजरत इमाम गजाली जब आए उनके पीरियड के बाद जो था ना ये वाला मुतज़ल्ली का मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जिन्होंने लॉजिक को जो है ना वो उस पर से टेस्ट दिया और उस पर हम देखते हैं कि इज्तिहाद जो है ना बिल्कुल ही ख़त्म होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद जो सबसे बड़ी एक हिस्ट्री में एक मैं कहूँगा कि हिस्ट्री में हिस्टोरिकल शिफ्ट आता है ना मुसलमानों की, अरूज से जवाल की जो कहानी का आगाज़ होता है वो होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ बगदाद। जब चंगेज़ खान ने बगदाद के ऊपर हमला किया और दरिया दजला के अंदर जो है ना वो तमाम जो हमारी लाइब्रेरी की किताबें थी उसको फेंक दिया गया। ये डिस्ट्रक्शन ऑफ बगदाद है, जहाँ से तीसरी मूवमेंट सेकंड जो है ना वो हमारी बेसिकली हमारा जो जवाल का पीरियड है ना वो वहाँ से स्टार्ट होता है। तीसरी जो रीज़न इकबाल बताते हैं वो है एप्रीहेंशन ऑफ सूफीज़म। सूफीज़म में आपको पता है कि सूफीज़म में ये आपको कई बार बता चुका हूँ, सूफीज़म जो है ना वो बेसिकली इस्लाम नहीं है, मैं उसे इस्लाम की एक सब ब्रांच कहूँगा। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि वो इस्लाम ही नहीं है तो वो ये ज़्यादा बात दुरुस्त होगी। कोई इस्लाम के अंदर ये कहीं पर नहीं लिखा कि आप जो है ना वो दुनिया को तर्क करके एक मखसूस जगह पर बैठ के जो है ना वो उसको पहचाने, जिस आपका जो क्रिएटर है, जो आपका भगवान है, जो आपका गॉड है। ठीक है, अब ये जो चीज़ है सूफीज़म में अगर हम इसे कहें तो ये बुद्धिज़्म में भी है भाई, ये हिंदुज़म के अंदर भी है भाई, ये क्रिश्चियनिटी के अंदर भी है। ठीक है, इस्लाम के अंदर मतलब ये एक ऐसी चीज़ होती है, हम बोलते हैं ना हिंदुज़म में से कहा जाता है सन्यासी। ठीक है, ये वो लोग होते हैं जो जिन्हें कोई दुनिया से गर्ज नहीं होती है। तो ये लोग जो होते हैं ना ये इंसानियत ही की बात करते हैं, ये तमाम रिलीजन्स को, तमाम लोगों को इक्वल ट्रीट करते हैं, एक ही दायरे के अंदर लेके आते हैं। तो इकबाल कहते हैं कि जो एप्रीहेंशन है ना सूफीज़म की, उसने भी जो है ना वो इस्लाम को बेसिकली इज्तिहाद के पैगाम को, ठीक है ना, उसको जो है ना वो डिस्ट्रॉय करने में उसका पूरा किरदार है। तो आपने बताया कि इज्तिहाद क्यों स्टॉप हुआ, आपने ये रीजन बता दी, आपने बता दी रैशनलिस्ट मूवमेंट ऑफ मुतज़ल्लिल, डिस्ट्रक्शन ऑफ बगदाद और एप्रीहेंशन अबाउट सूफीज़म। ठीक है, दीज फैक्टर्स फोर्स द इस्लामिक सोसाइटी टू डिसकंटिन्यू द एक्सरसाइज ऑफ इज्तिहाद। अब आपने बताना है कि इकबाल का व्यू क्या था इज्तिहाद को लेकर। तो आपने बताया जनाब इकबाल बिलीव दैट द सोसाइटी इज लाइक एन इवॉल्विंग ऑर्गेनिज्म which is consistently changing. The political, economic, social and educational condition at the time of the destruction of Baghdad had changed now. आपने ये बात लिखनी है जनाब कि ये इल्म और हिकमत की मेहराबाजी, ये बहसो तकरार की नुमाइश नहीं है, दुनिया को अब गवारा पुराने अफकार की नुमाइश। ठीक है, यहाँ से आपने जो है ना वो इकबाल के व्यू ऑफ इज्तिहाद का आगाज़ करना है। उसमें आपने ये छोटा सा बना देना है कि भाई चेंज इन सोसाइटी, चेंज इन इस्लामिक सोसाइटी एंड इट दैट इज इक्वल टू इज्तिहाद। तीसरी जो आपने इसमें बात लिखनी है वो है डायनामिक एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू इकबाल। तो आपने ये वाला जो इसमें फिगर है ना वो आपने बनाना है और आपने यहाँ पे बता देना है कि डायनामिक एलिमेंट्स इकबाल के कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो है वो कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स आपको पता है कि इवॉल्व कर रहा है। ठीक है, जो आज हमें यूनिवर्स देखने को मिलता है, क्या आज से 13.8 बिलियन पहले ऐसा था? नहीं, 13.8 बिलियन पहले तो भाई बिग बैंग हुआ था। ठीक है, तो आप ये बात समझ रहे हैं ना कि यूनिवर्स इवॉल्व हो रहा है। इकबाल भी ये कहते हैं अगर यूनिवर्स इवॉल्व हो रहा है
तो वाई नॉट इस्लाम, वाई नॉट एनी रिलीजन, वाई नॉट आवर रिलीजन बेसिकली, राइट। दूसरे ने बात की सोसाइटी एंड कल्चर इन इस्लाम, जो आज के दौर में हमें चीज़ें नजर आती हैं, क्या वो आज से 200 साल, 500 या 1000 साल पहले मौजूद थी? नहीं, ऐसा नहीं है। तो सोसाइटी भी इवॉल्व कर रही है, कल्चर भी इवॉल्व कर रहा है। अच्छा, उसके बाद आपने लिखा आइडिया ऑफ चेंजेबिलिटी ऑफ लाइफ, डेफिनेटली। उसके बाद ट्रूथ ऑफ ज्यूरिस्टिक रीजनिंग ऑफ इस्लाम, वक्त के साथ साथ जब चीज़ें इवॉल्व करती हैं तो लोगों की सोसाइटीज़, लोगों के कल्चर बदल जाते हैं। अगर कल्चर बदलता है तो उसके साथ हमें नए लॉस को लाना पड़ता है, ठीक है। जैसे मैं आपकी छोटी सी यहाँ पे बात बताता हूँ कि आज से पहले जब जहाज़ नहीं बना था, नोट जहाज़, यार फ़लस्तीन पढ़ पढ़ के ना मेरे ज़हन में जहाज़ ही आता है। बहरहाल जहाज़ जब नहीं बना था, ठीक है, तो उस वक्त क्या एयरलाइंस के लॉस थे? नहीं थे, ठीक है। जब वर्ल्ड बैंक जैसे या IMF जैसे या UN जैसे जो है ना वो अदारे नहीं बने थे, तो क्या दुनिया वैसी थी? नहीं, उस वक्त तो वर्ल्ड वॉर हो रही थी, ठीक है। अब जैसे दुनिया में AI जो है ना वो इतनी ज़्यादा निकल के सामने आ रही है, AI इतनी ज़्यादा इवॉल्व कर रही है, और आने वाले वक्त में हम देखेंगे AI जो है ना वो AI हो रहा होगा, ठीक है। उसके लिए फिर हमें नए लॉज बनाने पड़ेंगे। तो जब कल्चर बदलते हैं, जब सोसाइटी बदलती है, वो इवॉल्व करती है, तो नए लॉज भी उसके साथ जो है ना वो इवॉल्व करते हैं, ऑटोमेटिकली करते हैं। उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ थॉट इन इस्लाम, ये डायनामिक एलिमेंट्स हैं अकॉर्डिंग टू इकबाल। सो देयरफॉर इकबाल अर्ज द मुस्लिम्स टू रीन्यू द इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ऑफ इस्लामिक फिलोसफी in a manner suited to the dynamic elements of the modern age। उसके बाद इकबाल ने बताया कि हमारे पास अब कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनके थ्रू जो है हम इज्तिहाद को कर सकते हैं। तो आपने याद रखना है, ये मैंने डबल क्वेश्चन, ये मैंने खुद से बनाया, लेकिन आपने जो है ना वो ये सर्कल मैं आपको दिखाता हूँ, आपने इस सर्कल के थ्रू अच्छा सा बना के ना आपने इसको बताना है, ठीक है। आपने बताया कि जनाब ये 4 चीज़ें हैं जिनके थ्रू जो है ना वो इज्तिहाद हम कर सकते हैं। ये 4 हमारे सोर्स हैं। सबसे पहला कुरान है, फिर सुन्ना है, फिर कयास है और इजमा है। अच्छा, अभी सिर्फ यहाँ पे बस नहीं है, हमें तो क्वालिफिकेशन भी चाहिए ना। सोर्सेज तो हमें मिल गया, हमें पता लग गया कुरान है, सुन्ना है, इजमा है, कयास है, लेकिन हमें क्वालिफिकेशन भी तो चाहिए ना। जो इन तमाम चीज़ों को जानता हो, डेफिनेटली वही क्वालिफाई करेगा ना जो है ना इज्तिहाद के लिए। इसलिए इकबाल ने फरमाया कि कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो कि इज्तिहाद को रखने का हक रखते हैं, करने का हक रखते हैं। तो इकबाल ने कहा जनाब जिनको वो लोग होंगे जो है ना वो इज्तिहाद को एक्सरसाइज करेंगे, जिनके पास नॉलेज ऑफ इस्लाम हो, जिनका मॉरल करैक्टर अच्छा हो, और तीसरी बात यह कि अंडरस्टैंडिंग करते हो मॉडर्न प्रॉब्लम्स की, ठीक है। इसके बारे में इकबाल ने जो है ना वो अपने 7th चैप्टर के अंदर अपनी किताब में फरमाया, कहते हैं कि एज नॉलेज एडवांसेस एंड फ्रेश एवेन्यूज ऑफ थॉट आर ओपन, आवर ड्यूटी इज केयरफुली टू वॉच द ह्यूमन थॉट एंड अप्रोचेस इट विद क्रिटिकल एटीट्यूड। उसके बाद इकबाल ने फरमाया कि इकबाल प्रपोज्ड अ वे ऑफ इज्तिहाद। उसमें आपने बताना है कि इकबाल ने जो है ना किस तरह से जो है ना वो प्रपोज किया। तो जनाब कमाल फ़रूकी साहब की किताब है इजमा एंड द गेट ऑफ इज्तिहाद, उसमें जो है ना वो बात करते हैं इकबाल प्रपोज्ड अ ब्रिलियंट वे। Iqbal says there must be an academy where ulemas and modern scholars together exercise ijtihad. In his famous presidential address of Muslim League 1932, he said, "I suggest the formation of an assembly of ulema, which must include Muslim lawyers who have received education in modern jurisprudence. The idea is to protect and interpret the Islamic law in the light of modern conditions." अब आपके नज़दीक तो ये भाई क्वेश्चन यहाँ तक तो खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि आपने तकरीबन तमाम बातें जो है ना वो इज्तिहाद से रिलेटेड बता दी हैं। लेकिन क्या आपका क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। अब आपने बताना है कि इज्तिहाद जो है वो हमारी मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर क्यों ज़रूरी है। ये भी आपने एक जनरल टॉक भी जो है ना वो यहाँ पे करनी है। उसके लिए जो है ना उस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो हमने बताया कि भाई इज्तिहाद जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले हमने बात की यहाँ पे टेंडेंसी ऑफ यूनिवर्स। यहाँ पे मैंने इकबाल के जो है ना वो शेर लिखे हैं, अशार लिखे हैं, सॉरी नॉट शेर, अशार लिखे हैं, जिसमें मैंने ये बात की है। इकबाल फरमाते हैं कि हर शय मुसाफिर, हर चीज़ राही, क्या चांद तारे, क्या मरगो माही, ठीक है। तो ये आप शेर भी लिख सकते हैं हवाले कि ये कायनात अभी ना तमाम है शायद, क्या रही है दमादम सदाए कुन फयाकुन, ठीक है। और ये फिजिकली यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, देयरफॉर मुस्लिम्स शुड अंडरस्टैंड द डायनामिक नेचर ऑफ द यूनिवर्स। उसके बाद हमें ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर पता लगता है, जब इकबाल बात करते हैं कि क्रिश्चियनिटी फेल्ड ड्यू टू मोनोएस्टिसिज्म in the Roman Empire. Moreover, the old civilization destroyed because they were stagnant, क्योंकि वो stagnant हो चुकी थी, अपने अंदर एवोल्यूशन नहीं लेके आ रही थी। और इस्लाम को बिल्कुल भी इन चीज़ों को फॉलो नहीं करना चाहिए, उनको भी stagnant नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपने ये वर्ड लाजमी लिखना है कि वो stagnant हो गई थी, जिसकी वजह से वो इवॉल्व नहीं कर पाए। और इवॉल्व तभी करता है इंसान जब अपने अंदर वो जो है ना वो मैं ऐसा कहूँगा कि बर्दाश्त का एलिमेंट जो है ना वो लेकर आता है। क्योंकि जब भी सोसाइटी इवॉल्व करती है, उसको क्रश करने के लिए, नई चीज़ों को क्रश करने के लिए जो है ना वो पुराने लोग जो कंजर्वेटिव माइंड के होते हैं वो आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ये चीज़ तो अनएक्सेप्टेबल है हमारी सोसाइटी के लिए, आप तो हमारे कल्चर को, सोसाइटी को नुकसान पहुंचा रहे हो, ठीक है। लेकिन मतलब सोसाइटी इस तरह से इवॉल्व करती है। और टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन नेचर, इसमें जो है ना वो आप इस आयत का हवाला भी दे सकते हैं, सूरह हुजरात के आयत 13 का, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नी अकरामकुम इंदल्लाह अतकाकुम, Indeed, the most noble of you is in the sight of Allah is the most righteous of you. तो
ये ह्यूमन नेचर की जो है ना वो टेंडेंसी है कि कलर रेस ट्रेडिशन किसी पे जो है ना वो जो है ना वो कोई भी बर्तरी हासिल नहीं है किसी भी इंसान को, और ऑफ लाइफ एंड आर नॉट एसेंशियल फॉर अल्लाह। अल्लाह सेज ओके नीड ऑफ न्यू सिविलाइजेशन, ठीक है। इकबाल सेज एवरीथिंग इज चेंजिंग विद टाइम वेदर इट्स एन इस्लामिक सोसाइटी और क्रिश्चियनिटी, इट्स अ नीड ऑफ द आवर टू अंडरस्टैंड द पॉइंट बिकॉज गवर्निंग सिस्टम ऑफ इस्लाम इज आल्सो चेंजिंग। ओके, इन द लाइट ऑफ कुरान में आपने सूरह अनकबूत के 69 चीज़ मैंने पहले आपको बता दी है, और यहाँ पे आपने जो है ना वो आखिर में ये शेर लास्ट में लिखना है कि आप इकबाल ने जो फरमाया कि जिसमें ना हो इनकलाब मौत है वो ज़िंदगी, रूह उमम की हयात कश्मकश इनकलाब। तो मेरे भाई ये तमाम बातें करने के बाद जो है ना आपने कंक्लूजन लिखना है, और कंक्लूजन से पहले आपको यहाँ पे एक छोटी सी मैं बात बताता चलूँ कि इसके अंदर आपने क्रिटिकल एनालिसिस, अगर आपके पास टाइम बचे, पहली बात क्योंकि ये क्वेश्चन लंबा है डेफिनेटली, हाँ अगर आपका ये क्वेश्चन अगर पाकिस्तान अफेयर्स का है तब आपने इसके अंदर क्रिटिकल एनालिसिस लाजमी लिखना है, और अगर तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर है फिर आपने नहीं लिखना है, फिलोसफी के अंदर भी है तो आपने लिखना है, हाँ जी बिल्कुल लिखना है। और अगर ये क्वेश्चन जो है वो आता है पाकिस्तान हिस्ट्री के अंदर तब भी आपने लाजमी लिखना है, ठीक है। तो ये कुछ हर क्वेश्चन के हर पेपर की ना एक डिमांड होती है, एक क्राइटेरिया होता है, उस पर आपने लाजमी पूरा होना होता है, ठीक है। सो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करें, और जो मैंने बाकी पास पेपर के क्वेश्चन किए हुए हैं उन्हें आप लाजमी देखें ताकि आप सीखें कि पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है।